Hello students, MA semester 4 Political Science। लंबे अवकाश के बाद एक बार हम और आप सभी ऑनलाइन क्लास के माध्यम से रूबरू हैं। मैं आप सभी को जो 15वां पेपर है पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया, भारत में पंचायती राज व्यवस्था, उसके मेन जो कंटेंट है उसको बताने का प्रयास कर रहे हैं। और लास्ट क्लास में जो लोकल बॉडीज है उसको स्वायत्तता देने के पक्ष और विपक्ष में जो तर्क दिए जा सकते हैं उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। आर्गुमेंट फॉर एंड अगेंस्ट ऑटोनोमी लोकल बॉडीज, और इसी चैप्टर में आगे बढ़ते हुए और शेष बातें जो रह गई है उस पर चर्चा करेंगे। ग्रामीण स्थानीय निकायों पर राजकीय नियंत्रण और पर्यवेक्षण को आज देखेंगे। राजकीय नियंत्रण या पर्यवेक्षण का महत्व जो है ग्रामीण स्थानीय निकायों के संदर्भ में बढ़ जाता है, क्योंकि ग्रामीण निकायों में जो जनता को जो शक्तियां दी गई है और उसके जो प्रयोग करने वाले लोग हैं वह पर्याप्त रूप से ट्रेंड या यूँ कहिए कि पर्याप्त योग्य नहीं है। और जिसके कारण सत्ता के दुरुपयोग की जो संभावना है, शक्तियों के जो मिसयूज की जो संभावना है, वह संभावना बनी रहती है।
और इसके अलावा राज्य सरकार का यह भी दायित्व है कि वह इस बात का निरीक्षण करे कि स्थानीय शासन को सौंपे गए जो दायित्व है, जो उन्होंने स्थानीय स्वशासन को जो दायित्व सौंपा है, उसका निर्वहन या उसका संचालन या उसका क्रियान्वयन सही ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा है। पंचायती राज संस्थाओं पर नियंत्रण स्थापित करके निम्न उद्देश्यों की प्राप्ति की संभावना बनती है। जैसे पंचायती राज के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए यह सुनिश्चित करना है कि पंचायती राज व्यवस्था में इस ढंग से काम हो कि कार्य तथा आचरण की उचित एवं कल्याणकारी परंपराएं जो है और जो अभी समय है वह स्थापित हो सके। और नंबर 2, पंचायती राज के लक्ष्यों को, उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए यह सुनिश्चित करना है कि पंचायती राज की जो नीतियां हैं, जो उसके कार्यक्रम हैं, जो उसके लक्ष्य हैं, वह पूर्ण किए जाएं। और लास्ट, यह सुनिश्चित करना है कि पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत निर्वाचित और जो अस्थायी कर्मचारी हैं, उनके बीच जो पारस्परिक विश्वास और सद्भावना है वह कायम रहे। और अगर सद्भावना और विश्वास का अभाव है तो उसको पूर्ण करने का प्रयास किया जाए। राजकीय नियंत्रण और पर्यवेक्षण का समुचित रूप जो है उस पर भी गौर करना आवश्यक है। वर्तमान समय में जो अभी समय गुजर रहा है उसमें केंद्रीय और राज्य स्तरीय शासन के समान स्थानीय जो शासन है उसको भी उत्तरदायी शासन प्रणाली का एक स्तर समझा जाने लगा है। और साथ ही इस विचार को भी बल मिला है कि भारत में केंद्रीय और राज्य स्तर पर लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए, लोकतंत्र को फलवित पुष्पित करने के लिए स्थानीय स्तर पर जो है सच्चे लोकतंत्र के मूल्यों को और सच्चे लोकतंत्र के मापदंडों को स्थापित करना होगा। अब राज्य के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण के स्थान पर सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक विकास हेतु स्थानीय शासन की साझेदारी की व्यवस्था में विश्वास किया जा रहा है। और इस संबंध में उर्सुला हिक्स ने लिखा है कि केंद्रीय सरकार, जिसका अर्थ है राज्य सरकार तथा स्थानीय सरकार के बीच जो संबंध स्थापित करना है, उसका न तो यह अर्थ है कि केंद्रीय सरकार का स्थानीय शासन पर नियंत्रण हो और न ऐसी समवर्ती शक्तियां प्रदान हो जैसा कि एक संघ की इकाइयों के लिए उपयुक्त होती है, वरन यह संबंध दो सक्रिय तथा सहयोगी सदस्यों के बीच साझेदारी का होगा, किंतु उसमें केंद्रीय सरकार
निश्चय ही वरिष्ठ साझेदार होगी। स्थानीय शासन पर राज्य सरकार के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण के संबंध में उसके औचित्य तथा बदले हुए स्वरूप का विवेचन भी आवश्यक है। स्थानीय स्वशासन मंत्री सम्मेलन ने अपनी संस्तुति में कहा, इस सम्मेलन की राय है कि प्रशासन की अन्य शाखाओं की भांति स्थानीय शासन के मामलों में भी जनता को अपनी इच्छाओं को कार्यान्वित करने का पूरा अवसर दिया जाए, किंतु सरकार के हाथ में नियंत्रण और पर्यवेक्षण की समुचित शक्तियां होनी चाहिए, जिससे वह कुशल और सुदृढ़ प्रशासन को सुनिश्चित कर सके और कुप्रशासन को रोक सके और आवश्यक सेवाओं की व्यवस्था को छिन्न भिन्न होने से बचा सके। प्रिय छात्रगण, इस संबंध में टैक्सेशन इंक्वायरी कमेटी जो बनी थी, जो करारोपण जांच आयोग था, उसमें उन्होंने अपने प्रतिवेदन में लिखा कि राज्य सरकार जो है राज्य की प्रतिनिधि शासन सत्ता है, यानी राज्य सरकार जो है राज्य को रिप्रेजेंट करती है। अतः स्थानीय निकायों के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने में राज्य का महत्वपूर्ण भूमिका है। और यह देखना उसी का उत्तरदायित्व है कि स्थानीय निकायों को सुचारू रूप से संगठित किया जाए, वे अपने कर्तव्यों का उचित रीति से पालन करें और देश के विकास में समुचित हाथ बढ़ाएं। यानी स्थानीय निकायों से नियंत्रण के माध्यम से यह आशा की जाती है कि वे अपने कर्तव्यों का उचित रूप में पालन करें और देश के विकास में समुचित हाथ बढ़ाएं। इसीलिए सरकार की भूमिका केवल निषेधात्मक नहीं है, यानी कि इसको केवल नेगेटिव रूप में नहीं लेना चाहिए, नकारात्मक पक्ष को ही केवल नहीं देखना चाहिए। अर्थात वह इस बात को भी सुनिश्चित करता है कि लेखा परीक्षण तथा आवधिक जांच के द्वारा स्थानीय निकायों को शक्ति का दुरुपयोग करने से रोका जाए, बल्कि इसकी भूमिका भी भावात्मक होनी चाहिए। अर्थात उसका कर्तव्य है कि वह जनता के विचारों पर, जनता के उद्देश्यों पर खरा उतरे। क्योंकि राजकीय नियंत्रण इतना सूक्ष्म और व्यापक भी नहीं होना चाहिए कि उससे स्थानीय निकायों की स्वायत्तता तथा स्वावलंबन ही नष्ट हो जाए। राज्य के प्रयत्नों का तथा राजकीय नियंत्रण का लक्ष्य यह होना चाहिए कि स्थानीय जो संस्थाएं हैं, स्थानीय स्वशासन जो निकाय हैं,
उनके प्रशासन के जो कुशल उपकरण हैं उसको विकसित किया जाए और स्थानीय संस्थाएं जनता के इच्छाओं को मूर्त रूप प्रदान कर सके और नीति निर्धारण करने तथा उसे कार्यान्वित करने में समर्थ बन सके। इन सब बातों के आधार पर कहा जा सकता है कि स्थानीय निकायों पर राजकीय नियंत्रण की जो विशेषताएं हैं वह निम्न रूप से है। जैसे नंबर 1, नियंत्रण की शक्ति उच्च प्रशासनिक पदों पर आसीन व्यक्तियों के हाथों में निहित होनी चाहिए। स्थानीय निकायों पर जो नियंत्रण हो उसको नियंत्रित करने वाले जो नियंत्रण करता है वह उच्च प्रशासनिक पदों पर आसीन हो, यानी उस प्रशासनिक पदों पर पदस्थापित हो। और नंबर 2, स्थानीय शासन को चाहिए कि वह स्थानीय शासन को लोकतांत्रिक आधार पर विकसित होने में सहायता प्रदान करे, यानी स्थानीय शासन के संपूर्ण प्रबंधकर्ता, चाहे उसमें कर्मचारी शामिल हों चाहे अधिकारी हों, उनका यह कर्तव्य हो जाता है कि स्थानीय स्वशासन को लोकतांत्रिक बनाने में, लोकतांत्रिक मूल्यों को विकसित करने में वह राज्य सरकार को भरपूर सहयोग प्रदान करे। और नंबर 3, किसी स्थानीय निकायों को भंग करने और अधिक्रमित करने का निर्णय राजनीतिक स्तर पर लिया जाना भी उचित है। यानी किसी स्थानीय निकायों को भंग करना हो या उसे अधिक्रमित करना हो, यानी कि या फिर दूसरे कोई संस्था में मर्ज करना हो, इन बातों का जो निर्णय है राजनीतिक स्तर पर लिया जाना आवश्यक है। और नंबर 4, राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई करने के स्थान पर मार्गदर्शक एवं सुधारात्मक रुख अपनाया जाना चाहिए। यानी राज्य सरकार का यह ध्येय होना चाहिए कि स्थानीय निकायों पर नियंत्रण की आड़ में वह कोई दंडात्मक कार्रवाई करने के स्थान पर उनका मार्गदर्शन करे और सुधारात्मक रुख अपनावे, यानी सुधार के जो उपाय हो सकते हैं उन उपायों को अपनावे, न कि दंड के देने के व्यू से कोई कदम राज्य सरकार स्थानीय निकायों के विरुद्ध उठाए। जो कमियां हैं उसमें सुधार करने का प्रयास करें और उचित मार्गदर्शन से इन स्थानीय निकायों को अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में सहयोग प्रदान करें।
और इस संबंध में कहा जा सकता है कि निस्संदेह राजकीय नियंत्रण की स्थापना करने पर स्थानीय शासन लोकतंत्र की सफलता में सार्थक भूमिका का निर्वहन कर सकता है। इन बातों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि राज्य सरकार स्थानीय निकायों पर नियंत्रण स्थापित करके स्थानीय शासन व्यवस्था को लोकतंत्र की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए मार्ग की ओर अग्रसर कर सकता है। अब हम लोग देखेंगे कि जिला परिषद पर नियंत्रण, कंट्रोल ऑन जिला परिषद। राज्य सरकार का जिला परिषद पर किस प्रकार से नियंत्रण है, यह होना चाहिए। इसके बारे में देखेंगे। जिला परिषद जो है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन के उच्च पायदान पर स्थित है। और यह अधिकांश और बड़ी आबादी, जो ग्रामीण आबादी है, उसको रिप्रेजेंट करती है। और इन जिला परिषद पर एक ओर जिला अधिकारियों का नियंत्रण स्थापित रहता है, तो दूसरी ओर राज्य सरकार का भी भरपूर नियंत्रण इन जिला परिषदों पर रहता है। जिलाधिकारी, जिलाधीश या कलेक्टर, जो भी नाम से ये जाने जाते हैं, उनका जिला परिषद पर प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण रहता है। इसके अलावे इस निकाय पर जिला नियोजन अधिकारी व विकास अधिकारी भी अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण स्थापित रखते हैं। जिला परिषदों का जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, वह जनता के प्रति, ग्रामीण जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जिला परिषद का निर्वाचित जो स्वरूप है, अगर उसको समाप्त कर देने की अवस्था में उसका समस्त प्रशासन जिला अधिकारियों के हाथ में आ जाता है। राज्य सरकार किसी भी प्रस्ताव को उचित कारण के अंतर्गत अस्वीकृत करने का अधिकार रखती है।
यानी कि जिला परिषद का किसी भी प्रकार के कार्यक्रम को, किसी भी प्रकार के आयोजन को, किसी भी प्रकार की नीतियों को उचित रूप में अगर समझती है कि यह उचित कारण अगर उसमें नज़र आता है उनको, तो वह उन नीतियों को, उन कार्यक्रमों को और उन योजनाओं को अस्वीकार कर सकती है, या अस्वीकार करने का अधिकार राज्य सरकार रखती है। परिषद को निलंबित या पदच्युत करने का अधिकार भी राज्य सरकार को प्राप्त है। यानी कि किसी भी समय राज्य सरकार, संबंधित राज्य सरकार इन जिला परिषदों को पदच्युत कर सकती है और निलंबित भी कर सकती है। यह राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जिला परिषद पर राज्य सरकार का अनुदान संबंधी नियंत्रण जो है वह सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। और इस संबंध में श्री अरगल ने कहा है कि जिला परिषद स्वतंत्र संस्था के साथ साथ एक उत्तरदायी संस्था भी है। बल्कि यह मुख्यतः राज्य सरकार तथा न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा नियंत्रित होता है। इस संबंध में आप कह सकते हैं कि जिला परिषद ग्रामीण स्थानीय प्रशासन की सर्वोच्च इकाई है, जो समन्वयकर्ता के साथ साथ एक परामर्शदाता निकाय के रूप में विद्यमान है। यह इकाई राज्य सरकार तथा निम्न स्तरीय पंचायतों के बीच बड़ी कड़ी का काम करती है। किंतु इस संस्था में कतिपय कमियां या दोष भी मौजूद हैं, जिनके कारण यह अपने कार्यक्षेत्र में अक्षम सिद्ध होती है। अपर्याप्त आर्थिक व अन्य साधन, अपूर्ण निरीक्षण कार्य, निष्ठाहीन कर्मचारी और राजनीति से अत्यधिक प्रभावित होने के कारण जिले का समुचित विकास नहीं हो पाता है। अतः इन संस्थाओं को पर्याप्त साधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए तथा उचित सीमा में नियंत्रण स्थापित किया जाना चाहिए। साथ ही अन्य दोषों को दूर करते हुए जिला परिषद को एक सार्थक संस्था बनाए जाने का प्रयास करना चाहिए। नगर पालिकाओं जैसी स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं पर सरकारी नियंत्रण को कुछ विद्वान आवश्यक मानते हैं, तो कुछ इसे जनमत की अवहेलना भी कहते हैं। यदि विश्लेषण किया जाए तो यह मालूम चलता है कि नगर पालिकाओं पर सरकारी नियंत्रण होने चाहिए, किंतु इतना अधिक भी नहीं होना चाहिए कि नगर पालिकाओं का अस्तित्व ही समाप्त हो जाए। राजकीय नियंत्रण का स्वरूप हमेशा सकारात्मक और सुधारात्मक होना चाहिए।
न कि दंडात्मक होना चाहिए, सकारात्मक और सुधारात्मक होना चाहिए। तो आज इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर इसमें जो और बातें हैं उसके बारे में आपको स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।